नमस्कार दर्शकों, आज की स्वास्थ्य परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। चर्चा चालू करने के पहले एक संक्षिप्त परिचय अपने विशेषज्ञ के साथ में। आप हैं डॉक्टर नितिन बाखल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। मैं डॉक्टर अंशु जैन, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर। डॉक्टर साहब, जैसा कि सभी जानते हैं, कैंसर के पेशेंट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर भी उनमें से एक है। आज आप हमें बताएंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। नमस्कार। जैसे कि मैम ने बताया कि आज 8 जून है, आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। ये बेसिकली जो आम पब्लिक है उसको अवेयर करने के लिए कि ब्रेन ट्यूमर के क्या लक्षण हैं और ब्रेन ट्यूमर का क्या इलाज है, इसको फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो जैसे मैम ने पूछा कि ब्रेन ट्यूमर क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, तो मुख्यतः ब्रेन ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, एक होता है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर वो होते हैं जो ब्रेन की कोशिकाओं से ही बनते हैं, और जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो शरीर के किसी और हिस्से से वो कैंसर यदि ब्रेन में फैलता है तो उसे हम सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। और दूसरा एक चीज़ है कि सारे जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो कैंसर वाले नहीं होते हैं। ट्यूमर का मतलब होता है गिठान। तो आप मान के चलिए कि 70% जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो बेनाइन होते हैं। बेनाइन मतलब जो कि कैंसर फैलाने वाले या कैंसरस नहीं होते हैं। सिर्फ 30% ब्रेन ट्यूमर्स ही होते हैं जो बेसिकली हम उनको बोलते हैं मैलिग्नेंट या फिर कैंसरस वाले ब्रेन ट्यूमर। और आज हम जैसे 8 जून को हम ये डे इसीलिए मनाते हैं ताकि हम इसका सिम्टम्स क्या है, इसका इलाज क्या है, उसके बारे में हम बात कर पाएँ। हाँ डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा यही है आपसे कि इसके लक्षण क्या हैं और किस तरीके से हम अर्लीस्ट इसको पहचान सकते हैं। तो जैसा ब्रेन ट्यूमर का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है सर दर्द करना। ऐसा नहीं है कि सारे सर दर्द ब्रेन ट्यूमर होते हैं, पर एक स्पेसिफिक सर दर्द होता है इसमें, जो कि सुबह उठते ही हमारे सर में बहुत तेज़ दर्द होना और सर दर्द के साथ उल्टी हो जाना, और उल्टी के बाद कुछ मरीजों में सर दर्द में आराम मिल जाना। ये एक बहुत प्रमुख लक्षण है ब्रेन ट्यूमर का। उसके अलावा कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि वो डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में गिठान है या किस हिस्से में ट्यूमर है। तो यदि ब्रेन के आगे के हिस्से में ब्रेन ट्यूमर होगा तो मरीज को पर्सनैलिटी चेंजेज आना, चिड़चिड़ापन, व्यवहार में बदलाव आना, या जैसा पहले वो बिहेव करता था अब वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। यदि ब्रेन के जो साइड के हिस्से होते हैं, जिसको हम पैराइटल लोब या फ्रंटल लोब बोलते हैं, उसमें यदि ब्रेन ट्यूमर होगा तो हमारे हाथ पाँव में कमजोरी आ जाना, या हमको चलने फिरने में दिक्कत आ जाना, या शरीर में सीजर्स आना, जिसको हम दौरे की शिकायत बोलते हैं, वो भी आ सकता है। यदि ब्रेन के पीछे के हिस्से में ब्रेन ट्यूमर होगा तो हमको सुनने में दिक्कत आना, या हमारी रोशनी कम हो जाना, या हमको चलने में लड़खड़ाहट आना। बेसिकली ये कुछ 8-10 सिम्टम्स है, यदि हमको जल्दी पहचानेंगे तो ये सब हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो। तो ऐसा कुछ भी हो तो आपको अपने प्राइमरी डॉक्टर को दिखाना है। यदि वो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोले तो वो आपको करवाना है। जी, मतलब ब्रेन के जो भी हिस्से में अपने शरीर का जो भी पार्ट रिप्रेजेंट होता है उसमें अगर किसी तरीके की तकलीफ आती है तो उस तरीके के लक्षण आना संभव है। और डॉक्टर साहब, किस तरीके के इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी हैं जो हम डायग्नोस कर सकें कि ब्रेन ट्यूमर है, कैंसरस है, नॉन कैंसरस है? तो इसमें मैम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक कंट्रास्ट एमआरआई बोलते हैं, मतलब इंजेक्शन वाली एमआरआई होती है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब उससे अपन ब्रेन के एक छोटे से छोटे हिस्से को भी पहचान सकते हैं, और एमआरआई से हम ब्रेन के किसी भी हिस्से में यदि कोई ट्यूमर है या गिठान है तो हम उससे डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा छोटे सेंटर्स में हम सिटी स्कैन से भी पहचान सकते हैं, पर सिटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, उससे हम कई सारी चीज़ें मिस कर लेते हैं। तो यदि हम एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई से हम पूर्ण रूप से कोई भी छोटे से छोटा सूक्ष्म ट्यूमर को हम पहचान सकते हैं। और एमआरआई आजकल ऐसी जांच है जो सब जगह उपलब्ध भी है, आपको विशेष सेंटर पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ट्यूमर का हमने डायग्नोस भी कर लिया, लक्षणों के आधार पे मरीज आ भी गए, अब जो उसकी अगला जो होता है कि अब आगे क्या, मतलब मेरे पास में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, मुझे सर्जरी से करवाने की ज़रूरत है या मैं दवाइयों से ठीक हो सकता हूँ? तो जैसे ब्रेन ट्यूमर सुनते ही मरीज एकदम घबरा जाते हैं कि हमारी लाइफ तो अब एंड हो गई, ऐसा है नहीं। आप मान के चलिए कि 70% जो ब्रेन ट्यूमर है, जैसा मैंने बताया, वो बेनाइन होते हैं, यानी कि नॉन कैंसरस होते हैं। उसका 100% इलाज संभव है और मरीज एकदम पहले जैसी कंडीशन में आ जाते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो किस तरीके का ब्रेन ट्यूमर है उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या इलाज है। तो मुख्यतः 3 तरीके से इसका इलाज बांटा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन की सर्जरी हम 2-3 तरीके से करते हैं, माइक्रोस्कोप से करते हैं या एंडोस्कोप से करते हैं। और इसके अलावा जो ऑपरेशन करके हम जितना सेफली हो सकता है उतना ब्रेन ट्यूमर निकालते हैं। यदि पूरा निकल सकता है सेफली तो पूरा निकालते हैं। उसके बाद उसकी जांच के आधार पर आगे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से उसका इलाज किया जाता है।
मतलब ऑपरेशन अपने आप में एक मॉडलिटी है जिससे हम छोटे मिनिमल सर्जरी के मतलब छोटे चीरे के द्वारा भी निकाल सकते हैं, और अगर बड़ा हिस्सा है तो उसकी ब्रेन को जहाँ तक प्रिजर्व करते हैं उसको प्रिजर्व करके और दूसरी थेरेपीज़ का भी अपने साथ में उपयोग करते हैं, चाहे कोई कीमोथेरेपी हो चाहे रेडियोथेरेपी हो। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने जैसा बताया कि 70% केस में बेनाइन है तो क्योरेबल है, 30% केस में अगर मैलिग्नेंट है तो हम सर्जरी से क्योर तो करते हैं, पोस्ट सर्जरी पेशेंट की लाइफ में क्या प्रोग्नोसिस रहता है, कितना परसेंट वो नॉर्मल ज़िंदगी ले सकता है, और इसके अलावा उसको और क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? मोटा मोटा ब्रेन ट्यूमर जो बेनाइन है वो तो आप मान के चलिए कि 100% हम उनको ठीक कर ही सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी मैलिग्नेंट है उसमें भी आप मान के अभी बहुत ज़्यादा रिसेंट एडवांसेज आ चुके हैं। हम ऑपरेशन के दौरान मरीज की न्यूरो मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ऑपरेशन के दौरान सिटी स्कैन या एमआरआई की सुविधा आजकल अवेलेबल है, ऑपरेशन के दौरान आजकल मरीज से हम अवेक क्रेनियोटोमी जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। तो मरीज को जो नॉर्मल ब्रेन है उसको हम कम से कम नुकसान करते हुए जो कैंसर वाला पार्ट है उसको हम निकालते हैं सेफली, ताकि हम नॉर्मल ब्रेन को डैमेज ना करें, और बाद में उसके हिसाब से आगे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो 30% है उसमें से भी आप मान के चलो काफ़ी हद तक मरीज 4-5 साल अपनी लाइफ नॉर्मल आराम से गुजार पाते हैं। डॉक्टर साहब कुछ मिथ्स भी है, आजकल मोबाइल का प्रचलन बहुत है, बगल में रख के सोना मतलब लगता है कि बस मेरे हाथ की अप्रोच में ही होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में ये भी है कि कहीं से ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को गलत सही जो भी है नॉलेज मिलती रहती है, आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ नहीं, ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ हुई है, और आप मान के चलिए कि मोबाइल यूज़ से या लैपटॉप यूज़ से इनसे ब्रेन ट्यूमर का कोई रिलेशन नहीं है। और जो रिलेशन है वो चीज़ ये है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ये सब चीज़ें आप मान के चलिए कि रिस्क फैक्टर्स हैं। या रेडिएशन एक्सपोजर, पहले आपको कोई रेडिएशन की एक्सपोजर की हिस्ट्री है, मोबाइल के रेडिएशन से कैंसर ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है, ये एक मिथ है। हाँ, और क्यों होता है ब्रेन ट्यूमर? तो मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं वो जेनेटिक्स से होते हैं। हमारे शरीर में कुछ जीन्स जो होते हैं वो उनका म्यूटेशन हो जाता है, या जन्मजात ही वो जीन होते नहीं है हमारे पास, जो ट्यूमर सप्रेशर जीन होते हैं उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर ज़्यादातर होते हैं। और बाकी जैसे मैंने बोला स्मोकिंग और स्ट्रेस यदि आप नहीं करेंगे तो भी आपका ब्रेन ट्यूमर होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंटली है कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर तो अंदर ही होते हैं ना, दिमाग में ही होंगे, लेकिन जो दूसरे ट्यूमर्स हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अडल्टरेटेड फूड हो चाहे स्मोकिंग हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसको भी मेटास्टासिस होकर खून के द्वारा वो दिमाग में पहुंच जाते हैं और वो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर के रूप में सामने आते हैं। सर्जरी एक तरीका है, रेडियोथेरेपी एक तरीका है, कीमोथेरेपी है, लेकिन बेस्ट तो यही है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने सिम्टम्स को पहचानें, ताकि शुरुआत में अगर हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं ना तो उसका इलाज उतना ही आसान हो जाता है। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि इस परिचर्चा से आपको लाभ पहुँचेगा। कोई भी एक दिवस सिर्फ इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैले, लोग अपनी अपनी बीमारी को समय रहते हुए पहचानें और डॉक्टर से परामर्श करें। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी स्वस्थ रहें, इस मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।